बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेलसी के अंदर एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया और जो वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान बनाने का वादा था वो उनकी तकरीर के अंदर कल वाज़े तौर पर नज़र आया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहला मौका था कि इस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका और आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर ना सिर्फ उनको चैलेंज किया बल्कि जो पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जो हुर्मत है वो तमाम दुनिया के सामने वाजे कर दी कि अब पाकिस्तान मजीद किसी मुल्क से डिक्टेशन नहीं लेगा। बहुत सारी चीज़ें जो अंदरूनी और बैरूनी साजिशें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद और FATF का मामला, खुलकर गुफ्तगू की उन्होंने। और वैसे भी जो इस तरह के जलसे होते हैं, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो सफारती पैगाम रसानी के लिए भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं और इसका मकसद होता है कि देखें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में अवाम हमारे पीछे खड़ी है, हमारा ये जो डिसीजन है ये पॉपुलर डिसीजन है, अवाम इसकी हमायत करती है, इसकी तायद करती है। एक तो उन्होंने जो अंदरूनी साजिशें हैं, खुसूसन तहरीक अदम एतमाद का मामला, वो उस पर खुलकर गुफ्तगू की। बल्कि कहना चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान कप्तान, पुराने कप्तान नजर आए। हुकूमत में इक़्तिदार में आने से पहले वही जारहाना अंदाज, वही जारहाना उनकी तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने खुलकर कहा कि इसको मौलाना मैं आज के बाद कभी भी नहीं कहूँगा, इसको मौलाना कहना दीगर उलमा की, मौलाना की तौहीन है। ये शख्स बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है और डीजल के परमिटों पर बिकने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए ना सिर्फ ये पैसे के पीछे भागता है बल्कि अपने इक़्तिदार के लिए ये ब्लैकमेल भी करता है। जब ये इस्लामाबाद के अंदर आज़ादी मार्च लेकर आया तो जो मदारस के तुलबा थे उनको आगे ले आया और उनको ये कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान चूंकि यहूदी एजेंट है तो इस यहूदी एजेंट को पाकिस्तान से निकालने के लिए हम ये आज़ादी मार्च लेकर आए हैं। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि गुज़श्ता 10 साल में जिस तरह पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों के चंगल में, बैरूनी कर्जों के जाल में फंसाया गया, पाकिस्तान का सारा खजाना, सारा रेवेन्यू उन कर्जों के सूद की अदायगी की मद में चला जाता है। तो इतना ये कहने के एक कर्जे का बोझ और इस तरह के बदतरीन माशी हालात जो मीशत को तबाह करके इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, उसके बाद मजीद किसी यहूदी साजिश की क्या जरूरत रह जाती है। यानी कि तबाही की बुनियाद तो आपने खुद ही रख दी, आप अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, तो गैरों को क्या जरूरत कि वो बाहर से आके हमारे खिलाफ साजिशें करें। नवाज शरीफ के बारे में उनका ये कहना था कि ये सर्टिफाइड चोर पाकिस्तान से एक मरतबा नहीं 2 मरतबा यहां से डील करके फरार हुआ। ये भगोड़ा इससे पहले जब ये अटक जेल में था, आसिफ अली जरदारी भी उसी जेल में था। बकौल आसिफ अली जरदारी के रो रो के टिश्यू के डब्बे वहां से खत्म हो गए थे और उसके बाद ये डील करके जद्दा फरार हुआ और वो बाकी सारा मामला आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से ये वापस आया और वापस आने के बाद दोबारा से इसको जूते मार के यहाँ से भगाया गया और जो मुआहदा इसने 10 साल का किया था वो मुआहदा भी पूरा ना किया। नवाज शरीफ की दौलत के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि अगर ये लूटी हुई दौलत वापस आ जाए तो मैं डीजल और पेट्रोल की कीमतें आधी कर दूंगा। हसन और हुसैन नवाज लंदन के अंदर अरबों खरबों रुपए के अपार्टमेंट्स में रहते हैं। जब उनसे हिसाब मांगा जाए तो आगे से उनका ये जवाब होता है कि हम तो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं। यानी कि वो सिर्फ इक़्तिदार के मजे लेने के लिए, लूट खसूट करने के लिए, पाकिस्तान को नोचने के लिए वो पाकिस्तान में आते हैं। जब उनका इक़्तिदार खत्म हो जाता है वो यहाँ से भाग जाते हैं और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट, उनका सारा पैसा लंदन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बैंकों में है। आसिफ अली जरदारी के बारे में उनका ये कहना था कि इसने लूट मार उस वक्त से शुरू की जब जैसे ही इसकी बेनज़ीर भुट्टो से शादी हुई, उसके ठीक चंद सालों के बाद मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हो गया। स्विस बैंकों के अंदर करोड़ों डॉलर जो पाकिस्तान से चोरी करके वहां रखे गए थे और उसके अलावा सरे महल, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह जनरल मुशर्रफ के साथ NRO करके इनके केसेस को खत्म किया गया। शहबाज शरीफ
वो कहता है कि मुझ पे एक ढेले की करप्शन भी साबित हो जाए तो मैं सियासत को खैर बात कह दूंगा, मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कहां से आया? जब इस सवाल का जवाब मांगा गया तो मकसूद चपड़ासी को भी फरार करवा दिया और सारा टब्बर भी फरार करवा दिया। ये वो सारे लोग हैं जो वजीर आजम इमरान खान को हटाना चाहते हैं, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं। और वैसे दुनिया की सियासी तारीख में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि एक ऐसे वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, और तहरीक अदम एतमाद लाने वाले सर्टिफाइड चोर हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, अदालतों का इश्तिहारी है, करप्शन के इल्जामात हैं उनके ऊपर, करप्शन के मुख्तलिफ केसेस के अंदर जेलें भुगत चुके हैं और अरबों खरबों रुपए का उन्होंने कौमी खजाने पर डाका डाला हुआ है। वो सब मिलकर एक ऐसे शख्स को हटाना चाहते हैं जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। कप्तान का इन लोगों के लिए पैगाम ये था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मैं तुम लोगों के साथ जो करूंगा वो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं कि इन लोगों के साथ क्या होता है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और आलमी जो तब्दीलियां चल रही हैं उनके ऊपर वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी जारहाना गुफ्तगू की, बड़ी जारहाना स्पीच की। एक तो वाज़े तौर पर उनका ये कहना था कि जिस वक्त दौरा रूस किया गया उस वक्त से हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप रूस ना जाएं। आला सतही राब्ते भी किए गए और यूरोपीय यूनियन के 22 ममालिक के सफीरों ने हमें खत लिखा कि आप रूस की मजम्मत करें। क्या ऐसा ही खत भारत को भी लिखा गया है? क्या जिस वक्त भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया तब आप लोगों ने यह खत लिखा था? तब आप लोगों को इंसानी हुकूक का कोई ख्याल नहीं आया। और हम तकरीबन 2 दहाइयों तक अमेरिका के इत्तेहादी रहे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। 2008 से लेकर 2018 तक 450 के करीब ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान पर, और ये वो दौर था जिसमें इक़्तिदार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पास था। बजाय अमेरिका की मजम्मत करने के, बजाय ये लोग अमेरिका की आंखों में आंखें डालने के, बजाय अमेरिका से दो टोक बात करने के, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के मजे लूटते रहे और ये खुद सर्टिफिकेट देते रहे कि आए आप हमारे अपने शहरियों का कत्लेआम करें। क्या दुनिया में कभी कहीं भी ऐसा होता है कि आप जिस मुल्क की जंग लड़ रहे हो वही मुल्क आकर आपके ऊपर ड्रोन बरसाए? क्या हमारी जो कुर्बानियां हैं, हमने 80,000 जानें दी, हमने 200 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाया, हमारी जो शहादतें हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, हमारी जो कुर्बानियां हैं उसका 10% भी नेटो के मुमालिक ने बर्दाश्त नहीं किया, फेस नहीं किया। उस सब के बावजूद हमारे ऊपर ड्रोन मारे गए। अब मैं अपनी फजाइया से, मुसल्लह अफवाज से वाज़े तौर पर कहता हूं कि अगर मेरे दौरे इक़्तिदार के अंदर कोई ड्रोन हमला हुआ तो वो ड्रोन गिरा दें। और उनका यह भी कहना था कि मेरे 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट तो पहले ही कह चुके हैं, लेकिन आज की तकरीर ये वाज़े कर दिया आलमी ताकतों को कि अब पाकिस्तान किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, अब पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा, अब पाकिस्तान किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। हम अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ादाना तौर पर, हम अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारे जो कौमी मफादात हैं उसके ताबे रखते हुए उसके मुताबिक हम डिफाइन करेंगे। हम जिस मुल्क से चाहेंगे उस मुल्क से ताल्लुकात बनाएंगे, हम जिस मुल्क से चाहेंगे उस मुल्क से ताल्लुकात तोड़ेंगे। कोई हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करे। आपने देखा होगा कि अमेरिका का नया सफीर पाकिस्तान में नामजद हो चुका है। करीबन 3-3.5 साल के बाद वो मौसूफ आए हैं। इससे पहले लीबिया में, इराक में, शाम में, यानी कि जहां जहां भी उन्होंने ड्यूटियां की वहां वो बदअमनी, दहशतगर्दी और खून रेजी, वहां पर वो अपने पीछे एक अलमनाक दास्तानें छोड़कर आए। पाकिस्तान आते ही उन्होंने जैसे ही चार्ज संभाला
मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात, आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात, बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात, हमजा के साथ मुलाकात, मरियम नवाज के साथ मुलाकात। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है? क्या आपने सुना कि पाकिस्तान के अमेरिका में तैनात या बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने वहाँ के किसी अपोजिशन जमात के नुमाइंदे से मुलाकात की हो, या भारत के अंदर राहुल गांधी से या किसी और से मुलाकात की हो? ये अचानक से मुलाकातें शुरू हो जाना, अचानक से तहरीक अदम एतमाद का शोर शराबा, अचानक से कप्तान के खिलाफ ये सारा प्रेशर बन जाना, अचानक से ये सारी चीज़ें, ये बेवजह बिला वजह किसी सूरत नहीं हो सकती। और ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करें, और उसके बाद इन सारे जो चोरों का जो टोला है, जिसको वजीर आजम इमरान खान ने चोरों का गुलदस्ता कहा, उसको आप उनकी हरकतें देखें और उनकी सियासी चालें देखें, आपको सारी गेम खुद समझ आ जाएगी। बहरहाल ये थी आज की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।